जय हिंद साथियों, मैं आकाश करोतिया एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल GS10 का दम की तरफ से लेकर आया हूँ बजट का टॉपिक। और ये बजट जो है वो 2021-22 का है। याद रखना, ये बजट जो है वो यूनियन बजट है। यूनियन बजट है और यूनियन बजट यानी केंद्र सरकार का बजट है। ये बजट जो है, अगर बजट की बात करूं तो बजट का प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में किसी भी आर्टिकल में नहीं दिया गया है। वहां पर अगर मैं बात करूं तो यूनियन बजट का आर्टिकल 112 में, अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है। वार्षिक वित्तीय वर्णन यानी कि आय व्यय का लेखा जोखा। और अगर स्टेट की बात करूंगा मैं, जो राज्य होते हैं, राज्य भी अपना बजट को पेश करते हैं। तो याद रखना, राज्य किसके अधीन करता है, किस आर्टिकल के? तो आर्टिकल 202 याद रखोगे। ये आर्टिकल 202 के तहत ये कौन करता है? आपका राज्य करता है। कौन करता है? राज्य। अनुच्छेद 202 और ये आर्टिकल 112 के तहत यूनियन और राज्य के तहत 202 के तहत, अनुच्छेद 202 के तहत। याद रखना, ये भी वार्षिक वित्तीय विवरण है और ये भी वार्षिक वित्तीय विवरण है। बजट शब्द का कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं दिया गया है, ठीक है ना। और 2021 और 22 का मैं बजट की बात करूंगा तो ये पहला भारत का पेपरलेस बजट है, जो कि एक टैबलेट में जो ऊपर से लाल कपड़ा जिसमें अशोक स्तंभ का सिंबल था, वो हमारी पूर्णकालिक वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। अगर मैं चर्चा करूं तो ये पेपरलेस बजट था। और 2021 और 22 की थीम में बताऊं तो थीम थी ईज ऑफ लिविंग। तो थीम कौन सी थी? ईज ऑफ लिविंग। 2021 और 22 के लिए जो प्रावधान किया गया है बजट में, तो कितना पैसा दिया गया? कुल पैसा तो ये है 34,83,236 करोड़ रुपया। तो ये लाख करोड़ में है, इतना याद रखना है आपको, ठीक है ना। इसके बाद में मैं बात करूं पिछले बजट की अपेक्षा इस बार, तो पिछला जो बजट रहा था, जो 2020-21 का रहा, वो 34,50,305 करोड़ रुपया दिया गया था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, यही बजट जो था, ये 2020-21 वाला, इसमें सबसे लंबी स्पीच दी थी पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने, तो वो थी 2 घंटे 42 मिनट की। और ये वाली स्पीच जो दी है इस बार बजट की 2021-22 के, तो वो स्पीच जो है वो आपकी है 1 घंटा 52 मिनट की। अगर मैं चर्चा करूं तो इस बजट की थीम क्या थी? उसकी तो ईज ऑफ लिविंग थी। इस वाले बजट की ईज ऑफ लिविंग थी। और इस वाले बजट की जो थीम थी महत्वाकांक्षी भारत, अर्थात आर्थिक एवं सामाजिक के दायरे में समाज के लिए संरक्षण बताया गया था, ठीक है ना। इसमें महत्वाकांक्षी भारत, तो इसमें ईज ऑफ लिविंग ये क्या है? थीम है अपने बजट की, ठीक है ना। तो अगर मैं बजट की बात करूं तो ये बजट शब्द सबसे पहले फ्रांस में यूज किया गया। फ्रांस में यूज किया गया। अगर फ्रांस में मैं बात करता हूं, फ्रांस में, तो ये बोगेटी से बना हुआ है, बोगेटी से बना हुआ है। अगर मैं चर्चा करूंगा, इसका मतलब होता है बिल्ली की खाल से बना हुआ चमड़े का थैला। तो पूरा की अगर मैं बात करूं तो वो थैले में डॉक्यूमेंट्री पूरे वर्ष भर की रखी जाती है और उसी को संसद में ले जाया जाता है। अगर मैं बजट की बात करूंगा तो बजट सबसे पहले खोला किसने था? तो बजट सबसे पहले खोला है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रॉबर्ट बालपोल ने 1721 में। 1721 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जी थे जिनका नाम था रॉबर्ट बालपोल। बालपोल, ठीक है ना, रॉबर्ट बालपोल। याद रखना होगा, ये रॉबर्ट बालपोल पीएम कहां के थे? ये ब्रिटेन के, ठीक है ना। तो याद रखोगे ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने सबसे पहले बजट को खोला। अगर मैं बात करूंगा भारत के बजट की, तो अगर मैं भारत के बजट की बात करूंगा तो याद रखना होगा आपको कि बजट को सबसे पहले भारत में अगर पेश किया है इंडिया में, तो बजट को सबसे पहले इंडिया में पेश किया है वायसराय के वित्त सचिव, जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, याद रखना, उनके वित्त सचिव कौन थे? जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन साहब, इनको भारतीय बजट का जनक कहा जाता है। विल्सन
को भारतीय जनक का बजट कहा, भारतीय बजट का जनक कहा जाता है, जेम्स विल्सन साहब को। और याद रखना होगा, अब थोड़ा सा इसके बाद में कुछ फंडामेंटली चीजें भी होंगी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो यहां पर मैं बताता हूं, जेम्स विल्सन साहब के अगर बाद में अगर स्वतंत्र भारत की बात करूंगा मैं, ये फंडामेंटली कुछ चीजें हैं, उसको आप जानिएगा जरूर, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत का जो बजट पेश किया गया है वो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का। तो आर के षणमुखम चेट्टी जी ने, आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया, आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया। और ये था स्वतंत्र भारत का। और गणतंत्र भारत की अगर बात करूंगा, गणतंत्र भारत का बजट किसने पेश किया, तो गणतंत्र भारत का पेश किया था 28 फरवरी। 28 फरवरी याद रखना, यही फरवरी फिर लास्ट वीक में जाती रहेगी, हर बार फिर फरवरी के लास्ट वीक में ही बजट को पेश किया जाता था, ठीक है ना। अब बात करेंगे स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत का बजट 1950 में, स्वतंत्र भारत नहीं, गणतंत्र भारत का बजट जो था, ये स्वतंत्र भारत का आर के षणमुखम चेट्टी ने 47 में स्वतंत्र भारत, और गणतंत्र भारत जब से संविधान लागू हुआ तब से हम लोग बात करेंगे। तो 28 फरवरी 1950 में ये जॉन मथाई साहब ने पेश किया, जॉन मथाई साहब ने पेश किया। अब इसके बाद में मैं चर्चा करता हूं बजट की, यानी बजट इसमें, इसके बाद में अब क्या होता है कि सबसे अधिक बार बजट को सबसे अधिक बार किसने पेश किया, तो मोरारजी भाई देसाई ने। इसके बाद में अगर मैं बात करूं, अच्छा इन्होंने कितने बार, मोरारजी भाई देसाई ने, तो 10 बार। कितने बार? 10 बार। और इसके बाद में पी चिदम्बरम साहब ने 8 बार। किसने? पी चिदम्बरम, जो कांग्रेस सरकार में चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, इन्होंने 8 बार, इनको गौरव है पेश करने का, ठीक है ना। निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 3 बार, हाँ, अपने भारत में पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री, क्योंकि इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी उनके अधीन था ये आपका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट यानी वित्त मंत्रालय, तो उन्होंने बजट को पेश किया। लेकिन पूर्णकालिक महिला अपनी कौन है? ये है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो वर्तमान में है। याद रखोगे, ये इतने लाख करोड़ का बजट था, पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें कुछ थोड़ी सी वृद्धि हुई है। अब आपको याद रखना होगा, ये था सबसे अधिक बार बजट पेश किया, और 8 बार पी चिदम्बरम साहब ने पेश किया, ठीक है ना, ने पेश किया। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में मैं एक पॉइंट और आपको बताता हूं। पहले अंग्रेज जो थे वो बजट को शाम को पेश करते थे, यानी कि 5 बजे, ठीक है ना, पीएम, 5 पीएम पर। लेकिन ये 11 बजे मॉर्निंग में एएम के टाइम पर ये किसने पेश किया है? ये पेश किया है आपके राजग सरकार में रहे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को, आप जानते होंगे, ठीक है ना। तो 1999 से ये काम प्रारंभ किया जाने लगा। अगर मैं बजट की चर्चा करूं तो बजट को पहली बार टेलीविजन पर कब दिखाया गया, तो बजट को टेलीविजन पे पहली बार दिखाने का काम 1992 में किया जाने लगा, ये टीवी पर चलने लगा था। इसके बाद में अब मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं बजट की। बजट 1921 से 1924 में एक कमेटी गठित हुई थी, जिसको बात करते हैं ऑकवर्थ कमेटी। तो एकवर्थ या ऑकवर्थ, तो ऑकवर्थ कमेटी के लिए एक प्रावधान हुआ। तो पहली बार इसमें क्या हुआ, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1925 में ये कमेटी मतलब 21 से और 24 तक कमेटी गठित हुई, और 25 में इसका फैसला हुआ, जिसमें बजट 2 प्रकार से हो गए, एक रेल बजट और एक आम बजट। रेल बजट में रेल के सभी मामले आएंगे, ठीक है ना, रेल से संबंधित, और आम बजट यानी साधारण बजट कहते थे इसको, जनरल बजट। तो इसमें आम बजट की अगर बात करूं तो ये देश का वित्त मंत्री पेश करता था, ठीक है ना, और ये रेल मंत्री। लेकिन ये अगर मैं बात करूंगा ये किसकी सिफारिश पर अलग हुए, तो 1925 में ये अलग हुए थे एकवर्थ की कमेटी की सिफारिश पर। लेकिन बाद में यही बजट संयुक्त बजट हो गया। संयुक्त बजट की बात करेंगे तो ये जो था, ये विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर ये बजट संयुक्त बजट कहलाया। विवेक देवराय
समिति की सिफारिश पर ये बजट पहले रेल और आम ये 1925 में अलग हुए थे, किंतु ये एक कब हो गए? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पे। ये अलग किसकी सिफारिश पर हुए थे? एक वर्ष कमेटी की सिफारिश पर। अब ये एक किसकी सिफारिश पर हुए? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर, जो याद रखना है 2015-16 में बनी थी। और उसके बाद में पहली बार संयुक्त बजट का नाम आया। तो संयुक्त बजट अब रेल और जो आम बजट था वो एक हो गए थे, यानी प्लस हो गए थे, दोनों को मर्ज कर दिया गया था। अब जो भारत का वित्त मंत्री होता है वही रेल बजट और आम बजट दोनों को पेश करेगा, ठीक है ना। तो इसी को कहा गया था संयुक्त बजट, संयुक्त बजट। और ये बजट का गौरव जो पहली बार प्राप्त हुआ है, संयुक्त बजट ये हमारे भारत के अरुण जेटली साहब ने पेश किया। इनका अब स्वर्गवास हो गया है, याद रखना, 1 फरवरी और 2017 से 1 फरवरी 2017 से इन्होंने, सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे जो फरवरी के लास्ट वीक में होता था बजट पेश, इन्होंने ही 1 तारीख से स्टार्ट किया है बजट को। अब हम लोग आइए जानते हैं बजट की कुछ रूपरेखा के बारे में। मैंने थीम भी बता दी बजट का, थोड़ा सा फंडामेंटली कुछ बातें भी बताई, और इसके बाद में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें तो यहाँ पर एक पॉइंट और रह गया है, उसके बारे में विशेष है, ये पॉइंट भी आपको जानना होगा। हमारे भारत का वित्त वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक ये वित्त वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखोगे ये वित्त वर्ष होता है, किंतु ये वित्त वर्ष कब से मनाया जा रहा है? तो 1867 से मनाया जा रहा है, 1867 से, ठीक है ना। ये 1867 से मनाया जा रहा है लगातार, निरंतर, ठीक है ना। तो आइएगा दोस्तों, मिलते हैं यहां पर सभी बजट के अन्य टॉपिक पर। तो याद रखिए मैंने ललन टॉप भी रखा है कुछ आपका क्विज। तो हम लोग जानते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है एजुकेशन सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, रेलवे सेक्टर एंड बैंकिंग सेक्टर। तो ये हम लोग अच्छे से जानेंगे और निचोड़ है इसमें बजट 2021 का। तो आइए हम लोग बजट 2021-22 को जानते हैं, जिसमें कि कितना पैसा दिया गया? 34,83,236 करोड़ रुपया। आइए देखते हैं शिक्षा के लिए कितना दिया गया? 93,224 करोड़ रुपया मुहैया कराया गया। और इसी शिक्षा में कुछ टॉपिक मैंने रखे हैं, यानी कि इसमें 6 पॉइंट है, 6 पॉइंटों को अच्छे से समझिए। बात करते हैं इसमें ए पॉइंट मैंने ABCD करके दे रखा है, इसमें भी AB, इसमें भी AB, तो ऐसे करके दे रखा है इसमें, जो कि आपको थोड़ी सी सहूलियत होगी कि शिक्षा में क्या क्या रखा गया है, इतने पैसे में क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो आपको मैं बता दूं 100 सैनिक स्कूलों को मान्यता दी गई है, 100 सैनिक स्कूलों को खोला जाएगा, वो भी PPP मॉडल पर। किस पर? PPP मॉडल पर, याद रखना PPP, ठीक है ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और वो भी किसके माध्यम से? एनजीओ के माध्यम से। किसके माध्यम से? एनजीओ के माध्यम से खोला जाएगा, यानी कि एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है ना। इसमें कोई भी चैरिटी है, कोई भी पूंजीपति अपना पैसा लगाकर और सैनिक कॉलेजों को खोल सकता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं बात करूंगा 750 से अधिक, यानी कुल संख्या है 758, लेकिन 750 से अधिक एकलव्य मॉडल स्कूल खोले जाएंगे, यानी मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। वो भी किसके लिए? जो वनवासी होते हैं ना, वनवासी लोगों के लिए, जो जंगलों में रहते हैं, उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, याद रखना, वनवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के लिए, ठीक है। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। इसके बाद में है सी पॉइंट में दे रखा है 15,000 स्कूलों को आदर्श बनाया जाएगा, ठीक है ना, यानी मॉडल बनाया जाएगा। इसके बाद में कह रहे हैं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी, कहां पर? लद्दाख में, यानी लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज है, वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा लद्दाख क्षेत्र में। और याद रखना है आपको, जैसे DU, BHU, AMU, और ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोली जा रही, तो इसके वाइस चांसलर जो होते हैं वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। बात करेंगे ई पॉइंट की, तो ई में है अनुसूचित जाति, यानी SC के 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे जो हैं, 6 वर्ष से ऊपर यानी आगे के जो बच्चे हैं, वो बच्चे 4 करोड़ से अधिक हैं, तो उनके लिए 35,219 करोड़ रुपए का आवंटन इसी पैसे में से होगा। अब आगे बात करते हैं 50,000 करोड़ रुपए का नेशनल फाउंडेशन का निर्माण होगा,
और इसी में राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का काम भी शुरुआत किया जाएगा। ठीक है ना। इसमें अब दूसरे पॉइंट में रक्षा क्षेत्र की, ये पॉइंट हो गया शिक्षा का, ये रक्षा का। तो रक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, ये मूलभूत चीजें हैं, याद रखेंगे। रक्षा के लिए, डिफेंस सेक्टर के लिए कितना दिया गया है, मोटे की तौर पर अगर बात करें, मोटे तर्ज पर, तो 4.78 लाख करोड़ रुपया ये किसके लिए दिया गया है, ये रक्षा के लिए। अगर एग्जिट की बात करें तो इतना दिया गया है 4,78,195.62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया रक्षा में। इसी में पेंशन भोगियों के लिए भी 1.15 लाख करोड़ रुपया आवंटन किया गया इसी पैसे में से। ठीक है ना, जो कि रेवेन्यू खर्च पर होगा। अब इसके बाद में क्या है, सशस्त्र सेना के लिए, जो सशस्त्र सेना है उसके लिए कितना पैसा जो इसी पैसे में से है बचा हुआ, ये बन जाएगा आपका। ठीक है ना। इसमें क्या है, 3.62 लाख करोड़ रुपया वहां पर किसके लिए होगा, सशस्त्र सेना के लिए, जो हमारी मुस्तैद रहती है। ठीक है ना, उस सेक्टर के लिए दिया गया है। ठीक है। चिकित्सा के लिए कितना है, यानी अब हेल्थ सेक्टर पर आ गए, तो हेल्थ सेक्टर की अगर बात करेंगे, ये स्टार क्वालिटी का पॉइंट है, ये मोस्ट है, याद रखना। क्यों स्टार क्वालिटी के बताएंगे अभी। पिछले वर्ष में जो यहां पर आंकड़ा दिया गया है 2020-21 में, ये पैसा जो दिया गया था चिकित्सा हेल्थ सेक्टर के लिए, वो दिया गया था 94,452 करोड़ रुपया। लेकिन इस बार बढ़ा के कितना किया गया है, इस बार जो वृद्धि हुई है वो याद रखना 137% की वृद्धि हुई है, याद रखना होगा आपको। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ और लिखते रहिए इन पॉइंटों को, क्योंकि आगामी परीक्षा में आपके इसी में से कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो बनेंगे। ठीक है ना। तो हेल्थ सेक्टर में इस बार कितना बढ़ावा दिया गया, 137% की उछाल मारी। ठीक है ना, यहां पर 136% को बढ़त हुई है किसकी, हेल्थ सेक्टर में। ठीक है। तो 2 लाख जो इस बार दिया है 2021-22 के बजट में, कितना दिया है पिछले वर्ष की तुलना में, 2,23,846 करोड़ रुपया दिया गया है इस बार चिकित्सा क्षेत्र के लिए। अब इसमें है क्या क्या आप देखोगे, हेल्थ इंक्रीज इन बजट 2021 में वृद्धि जो है वो कितनी हुई है, 137% की। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे 35,000 करोड़ रुपया जो दिया गया है वो आउटले फॉर कोविड-19 वैक्सीन। अगर वैक्सीन की मैं बात करूं तो यहां पर काफी खर्चा हुआ था, क्योंकि ये हमारा जो 2020 था वो बहुत ही महामारी के दौर से गुजरा है। अब हमें मालूम है कि हमारे देश ने क्या बना लिया, वैक्सीन बना चुके हैं। तो अब हमारे देश की तरफ कितने देश देख रहे हैं, 100 देश टकटकी लगा के देख रहे हैं कि वैक्सीन हमें भी मुहैया हो। लेकिन आपको मालूम होगा कोरोना की बात चल रही है, तो वुहान डायरी किसकी लिखी हुई है, तो वुहान डायरी फांग के द्वारा लिखी गई है। अब इसी में बात करूंगा कि कोरोना मुक्त दुनिया का पहला देश कौन सा बना, न्यूजीलैंड बना। कौन सा बना, न्यूजीलैंड। तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब रेल सेक्टर की अगर बात करें तो रेल के लिए इस बार कितना पैसा दिया गया है, तो रेल की अगर चर्चा करेंगे तो 1,10,055 करोड़ रुपया रेल के लिए दिया गया है, ये रेल के लिए दिया गया है। इसके बाद में अब याद रखना है, ये भी पॉइंट करके दे रखे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपको याद रखना है, नेशनल रेल प्लान के तहत क्या होगा आपको याद रखना है, यहां पर ट्रैक पर नजर आएंगे हाईटेक कोच, यानी कि ट्रैक पर नजर आएंगे हाईटेक कोच। इसमें अब दूसरे पॉइंट में बी में कह रहा है 19,000 करोड़ रुपए मेट्रो लाइट और नियो मेट्रो टेक्नोलॉजी और वाटर मेट्रो के लिए दिए जाएंगे। ठीक है ना। इस बार जो पहले मेट्रो 6,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, इस बार काफी मात्रा में ज्यादा पैसा दिया गया, क्योंकि इस बार ट्रेन बंद रही, तो इस बार थोड़ा सा और भी बढ़ा के पैसा दिया गया है। ठीक है ना। अब याद रखेंगे 2023 तक जो ब्रॉड गेज है, यानी बड़ी लाइनें हैं जिन पर ट्रेनें चलती, उनको पूरी तरीके से विद्युतीकरण कर दिया गया है, यानी कि उनका पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक से चलेंगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की, ये रहा 5वां पॉइंट। तो 5वें पॉइंट को खासकर याद रखना होगा, ये है फिजिकल डेफिसिट, यानी एफडी। ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है, ये है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट मींस होता है राजकोषीय घाटा, और राजकोषीय घाटा हमेशा निकाला जाता है एफआरबीएम पर। ये एफआरबीएम क्या है, तो ये एफआरबीएम है फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, और जो प्रभावी हुआ है 2004 में। और ये जो एफआरबीएम एक्ट है, ये ध्यान रखना, ये एफआरबीएम एक कमेटी होती है जो कि गणना करती है किसकी, राजकोषीय
घाटेगी, राजकोषीय घाटेगी। ये किस पर करती है? तो पूरे वर्ष भर का जीडीपी पर। किस पर करती है? जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद पर ये करती है। तो याद रखना, और उत्पाद पर कितना परसेंट घाटा होना चाहिए? तो 3% होना चाहिए। लेकिन इस बार जो सबसे बड़ा घाटा हुआ है हम लोगों को 2000, ठीक है ना, 20-21 की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा घाटा 9.5% का हुआ है। 3% का होना चाहिए जीडीपी का, लेकिन हो कितना गया है घाटा? सबसे बड़ा घाटा, रिकॉर्डेड घाटा ये है। वैसे होना चाहिए एफआरबीएम की रिपोर्ट के अनुसार कितना? 3%, लेकिन 9.5% का घाटा हुआ है। लेकिन हम लोग कवर कर लेंगे इसको, अनुमानित है 6.8% का ही घाटा रह सकता है 2022 तक, याद रखेंगे। अब पांचवा पॉइंट हो गया। छठे पॉइंट में मैं बात करूंगा तो बैंक सेक्टर को इतना ज्यादा नजर नहीं रखा गया है, तो इसके लिए थोड़ा सा पैसा अगर मैं बात करूं तो कितना आवंटन किया गया है? तो 20,000 करोड़ रुपया एनपीएस के लिए दिया गया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए इतना पैसा दिया गया है। अब इस बार बैंक पर दांव ना खेलकर इस बार सबसे बड़ा जो दांव खेला है वो एफडीआई पर खेला है। किस पर खेला है? एफडीआई पर। ध्यान रखोगे, बैंक के बजाय इस बार इंश्योरेंस सेक्टर पर ज्यादा फोकस किया है सरकार ने। तो यहां पर एफडीआई जो है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिसको कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था 49% था, तो इस बार बढ़ाकर वो कितना कर दिया है? 74%। ये भी स्टार क्वालिटी का पॉइंट है, इसको याद रखना होगा। ये 74% कर दिया है, आगामी एग्जाम में मिलेगा आपको, याद रखना ये 100% है, ठीक है ना। तो कितना कर दिया है? एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर में 49% होना चाहिए था, लेकिन इस बार कितना कर दिया है? इस बार जो किया है वो 74% कर दिया गया है एफडीआई लागू, ठीक है ना। तो अब यानी फॉरेन डायरेक्ट, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में आके इतने अपने शेयर्स लगा सकती है किसी भी कंपनी में। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर भारत में निवेश करता कोई भी देश है तो वो है आपका सिंगापुर। सबसे पहली रैंक पर कौन है? सिंगापुर। और दूसरी रैंक पर आपका मॉरिशस था, लेकिन मॉरिशस को पछाड़कर अमेरिका आपका आगे आ गया है, ठीक है ना, याद रखोगे। इसके बाद में मैं कुछ बात करूंगा आपका ललन टॉप क्वेश्चन की। तो ये ललन टॉप आपको याद रखना होगा क्या है, इसमें कुछ खास है। क्यों खास है जानेंगे। पहला पॉइंट कह रहा है असम पश्चिम बंगाल की चाय उत्पादक महिलाएं, जो टी वर्कर्स महिलाएं हैं, उनके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान यानी पैकेज रखा है। क्यों रखा है? क्योंकि इन राज्यों में चुनाव भी है, तो इस बजट को पूरे को इस बार देखा होगा विरोधी पार्टियों ने चुनावी बजट घोषित किया था। अब बात करते हैं आगे। 1,000 करोड़ रुपया उनके बच्चों की शिक्षा के लिए मुहैया कराया जाएगा, यानी उत्थान हो उनके भविष्य का। 100 से अधिक शहरों को गैस पाइपलाइन के जरिए, ये मस्ट पॉइंट है, गैस पाइपलाइन के जरिए जोड़ा जाएगा। उसके बाद में क्या है? तीसरा पॉइंट, शेयर बाजार में 1997 के बाद, अब ध्यान रखना 1997 में उछाल मारा था, लेकिन इस बार जो बजट पेश हुआ था उसके दिन याद रखना होगा 3.5% शेयर बाजार ने उछाल मारी थी, ठीक है ना, याद रखोगे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं चर्चा करूंगा तो 1991 में ये मिशन आया था और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1991 में हुई थी, किंतु ये 1992 में, याद रखोगे, 1992 में ये आईडीबीआई बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आईडीबीआई बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है, याद रखोगे, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है ना, जो 1997 का इस बार छलांग मारी है 2021 में। ये भी स्टार क्वालिटी का पॉइंट है, तो याद रखोगे आप, ठीक है। अब जल जीवन मिशन के लिए कितना पैसा? 2.87 लाख करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण के लिए 2217 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके बाद अगर हम चर्चा करें, परिवहन मंत्रालय को 1,18,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसमें क्या होगा 2022 तक 8,500 किलोमीटर सड़क तैयार की जाएगी। और इसके बाद में क्या है, 11,000 जो तैयार हो चुका है अंडर भारत माला परियोजना के तहत, याद रखना, अंडर भारत माला परियोजना के तहत जो है वो 11,000 किलोमीटर का रोड तैयार हो चुका है, यानी, ठीक है ना। अब इसके बाद में बात करेंगे 16.5 लाख करोड़ रुपए किसानों को ऋण मिलेगा, ठीक है ना, इतने लाख करोड़ का। और सबसे उम्दा टॉपिक इसमें ये भी पॉइंट है,
8वां वाला, ठीक है ना। तो 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में छूट मिलेगी। इनकम टैक्स रिटर्न में पूरी तरीके से 100% छूट हो गई है। तो आपको ये बजट कैसा लगा, और मैं आशा करता हूं कि अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी आपको इसमें से कुछ अच्छा लगा हो, पॉइंट अच्छे लगे हो, तो मेरे चैनल को, मेरा नहीं ये आपका अपना चैनल है GS 10 का दम, ये मेरा दम नहीं आप लोगों का दम है, जिससे मुझे मोटिवेशन यानी मोटिवेट मैं होता हूं। और मुझे आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, और आगामी एग्जाम में इसमें से जरूर इतने पॉइंट मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।